हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? प्रिपरेशन की क्या स्थिति है? हम उम्मीद करते हैं ठीक ही चल रही होगी। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। वीडियो लास्ट तक देखने का ये बेनिफिट ये होता है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। छोड़ छोड़ के अगर आप देखते हैं या थोड़ा हिस्सा देखते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं और कुछ क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में जेनेटिक कोड, उसके बाद जो ट्रांसलेशन है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कुछ पहले बेसिक बातें समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। सबसे पहला सवाल है कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। तो मतलब जरा देखो, मतलब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ई कोलाई में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम यूज होता है किसमें? तो ये लैक्टोज को ब्रेक करते हैं और लैक्टोज को तोड़ करके बनाते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक। और इस ग्लूकोज और गैलेक्टोज को यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिक बात यह है कि इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया इस पर्टिकुलर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का इस्तेमाल करके एक डाइसैकेराइड जिसका नाम ग्लूकोज है, सॉरी लैक्टोज है, उसको तोड़ करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाते हैं। ठीक। सवाल है कि ये एंजाइम कहाँ से बना होगा। तो ये एंजाइम बना होगा प्रोटीन से। और प्रोटीन कहाँ से बना होगा? तो प्रोटीन किसी पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा। काम की बात ये है कि ये जीन एक्सप्रेस करेगा तो प्रोटीन बनेगा, तो एंजाइम बनेगा, तो लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। लेकिन मान लेते हैं कि लैक्टोज ही अवेलेबल नहीं है, लैक्टोज एब्सेंट है। तो सवाल ये है कि अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो बताओ इस एंजाइम की क्या आवश्यकता है? नहीं। तो अगर इस एंजाइम की आवश्यकता नहीं है तो क्या प्रोटीन फिर ये बननी चाहिए? नहीं। तो क्या जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए? नहीं। कहने का मतलब है कि जीन का एक्सप्रेशन या तो ऑन का मतलब होना चाहिए और ऑफ का मतलब नहीं होना चाहिए। ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इस्चेरिचिया कोलाई के पास एनर्जी के लिए लैक्टोज है कि नहीं है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो जीन के एक्सप्रेशन को होना चाहिए, और अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो जीन के एक्सप्रेशन को नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कभी लैक्टोज है और कभी लैक्टोज नहीं है। तो जीन के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का मतलब समझ लीजिए, ऐसी कोई भी मैकेनिज्म
जिससे जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करो, या तो करवाओ या तो ना करवाओ। इसी को कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये रेगुलेशन किस बात पर डिपेंड करेगा? तो ये कई बातों पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या? अगर इसके सराउंडिंग में लैक्टोज है तो जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, और नहीं है तो नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इन्वायरमेंटल कंडीशन पर ही डिपेंड नहीं करेगा। जीन के एक्सप्रेशन, जीन का जो एक्सप्रेशन है और उसका जो रेगुलेशन है वो कई बातों पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है? जैसे ये डिपेंड करता है डेवलपमेंटल फेज पर। कौन सी फेज है? ठीक है, ये डिपेंड करता है सराउंडिंग पर। तो कई बातों पर डिपेंड करेगा, फिजियोलॉजी पर भी डिपेंड करेगा, डेवलपमेंटल फेज पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, सराउंडिंग पर भी डिपेंड करेगा। एक और बहुत बढ़िया है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? कोआर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। आप इमेजिन करो, जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रहे होते हैं तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम आपको याद है कि फर्स्ट मंथ के अंत में हार्ट बन जाता है, सेकंड मंथ के अंत में लिम्ब और डिजिट बन जाते हैं, फिर थर्ड मंथ के अंत में मोस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। सब एक साथ क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि अलग अलग टाइम अलग अलग जीन एक्सप्रेस करता है। तो डेवलपमेंटल जो चेंजेस आते हैं वो बढ़िया एग्जाम्पल हैं किसके? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के। अब सवाल है कि जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करके क्या रेगुलेट करोगे? जीन एक्सप्रेशन को अगर आप रेगुलेट करना चाहते हैं तो क्या रेगुलेट करो? तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले डीएनए से बनता है आरएनए, लेकिन जो आरएनए बनता है उसका नाम होता है एचएनआरएनए। उससे बनता है एमआरएनए, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हो कहाँ? आउट ऑफ न्यूक्लियस। और उसके बाद फिर न्यूक्लियस के बाहर जब पहुंचेंगे तो एमआरएनए से क्या बनाओगे? प्रोटीन बनाओगे। ठीक, अब काम की बात यह है कि अगर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है तो देखिए डीएनए से जो आरएनए बनता है इसको क्या कहते हो? ट्रांसक्रिप्शन। एचएनआरएनए से जो एमआरएनए बनता है इससे क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग। ये क्या है? ये है ट्रांसपोर्ट। और ये क्या है? ये है ट्रांसलेशन। तो अगर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना चाहते हो तो आपके पास 4 हथियार हैं। क्या क्या? या तो आप ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट कर दीजिए, या तो आप स्प्लाइसिंग को रेगुलेट कर दीजिए, या तो आप ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कर दीजिए, और या तो आप
ट्रांसलेशन को रेगुलेट कर दीजिए। हमारे पास 4 विकल्प हैं। जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन बेसिकली 4 लेवल पर हो सकता है। कौन कौन से? तो वो 4 लेवल कौन कौन से हैं देखो। तो या तो कहां करोगे, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, या तो कहां करोगे, या तो प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के लेवल पर, या तो ट्रांसपोर्ट के लेवल पर, ठीक है। और चौथा है प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन के लेवल पर। मेन समस्या जानते हो क्या आने वाली है? मेन समस्या ये है कि जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन 4 लेवल पर हो सकता है। किसमें? यूकैरियोट में। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट में एक समस्या ये आने वाली है, भाई प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग होती नहीं है, तो स्प्लाइसिंग के लेवल पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। प्रोकैरियोट में ट्रांसपोर्ट भी नहीं करना है क्योंकि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अगर प्रोकैरियोट में जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करना होगा तो सिर्फ 2 विकल्प बचे। कौन से? एक ट्रांसक्रिप्शन बचा, एक ट्रांसलेशन बचा। जबकि यूकैरियोट में हमारे पास चारों ऑप्शन है। फिर भी प्रोकैरियोट में अगर क्वेश्चन पूछेगा जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन प्रोकैरियोट में करना है, तो प्रोकैरियोट में जो प्रीडोमिनेंट साइट है, प्रीडोमिनेंट साइट है वो कौन सी है? वो है ट्रांसक्रिप्शन। सबसे बढ़िया क्या रोक दो? ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन में भी 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में किसको रेगुलेट कर दोगे? तो ट्रांसक्रिप्शन में ये रेगुलेट कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रोमिनेंट साइट ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट। लेकिन अगर यूकैरियोट में होगा तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो एनसीईआरटी में देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन refers to very broad term that may occur at various level considering the gene expression result in the formation of polypeptide. It can be regulated at several level in eukaryote। याद रखिएगा ये यूकैरियोट में लिखा है। यूकैरियोट में एक विकल्प है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ही ना बनने दो, एचएनआरएनए ही ना बनने दो। दूसरा है प्रोसेसिंग मतलब स्प्लाइसिंग को रेगुलेट कर लो। तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और चौथा क्या है? ट्रांसलेशन के लेवल पर। लेकिन अगर प्रोकैरियोट पूछेगा तो प्रीडोमिनेंट साइट कौन सी है? ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन इन द सेल expressed to perform a particular function। फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है जिसका नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, जो कौन बनाता है? इकोलाई। क्या करता है? ये इस्तेमाल होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड जिसका नाम लैक्टोज। किसमें? गैलेक्टोज और ग्लूकोज। बैक्टीरिया इनको यूज करता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर बैक्टीरिया के पास नहीं है क्या? लैक्टोज। अगर लैक्टोज नहीं है तो क्या कोई आवश्यकता है? नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड। इसका मतलब है सिंपल टर्म में अगर बात हम करें कि या तो मेटाबॉलिक, या तो फिजियोलॉजिकल, या तो इन्वायरमेंटल कंडीशन होंगे
जो रेगुलेट करेंगे इसको, एक्सप्रेशन ऑफ जीन को। डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रायो इनटू एडल्ट, ये भी बढ़िया रिजल्ट है किसका, कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन ऑफ क्या, एक्सप्रेशन ऑफ क्या, सेवरल सेट ऑफ जीन। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन प्रोकैरियोट कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज प्रीडोमिनेंट साइट ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब हम ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमको प्रोकैरियोट में जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है तो हमको क्या रेगुलेट करना पड़ेगा, तो आंसर देंगे क्या, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन रेगुलेट करना पड़ेगा। अब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कैसे रेगुलेट करेंगे उसको पहले समझ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो जितनी बात आपको पहले से पता है वो आप समझ लीजिए। पहले से देखो ये क्या पता है आपको, मान लेते हैं कि ये है डीएनए और इस डीएनए की खास बात ये है कि इसमें ये कोई पर्टिकुलर रीजन है और इस रीजन का नाम प्रमोटर रीजन है, आपको पहले से ही पता है। और यहां से लेकर के यहां तक ये स्ट्रक्चरल है। ठीक, ये यहां से लेकर के यहां तक स्ट्रक्चरल है, फिर यहां से लेकर के यहां तक ये है टर्मिनेटर। ठीक, पहले से ही पता है कि प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर ये तीनों मिलकर के बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये क्या है, ये है पार्ट ऑफ डीएनए, और जिससे बनना क्या है, आरएनए बनना है। ठीक, एक बात पहले से ही पता है। ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है कि डीएनए का ये है 3' इंड और ये है क्या 5' इंड, क्योंकि ये अगर कोडिंग स्ट्रैंड है तो, और अगर ये अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो, अगर ये कोडिंग हुआ तो इधर 5' कर देंगे, इधर 3'। इसका कोई मतलब नहीं है, इस नाते ये हटा देते हैं। ठीक, अब काम की बात देखो क्या है। काम की बात ये है, जितना आपको पहले से पता है कि अगर आरएनए पॉलीमरेज, अगर आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड कर जाए, इस प्रमोटर से बाइंड कर जाए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन। तो जो पहले से आपको पता है कि जब आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर, जब आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ जाता है, सिग्मा फैक्टर, या सिग्मा फैक्टर किससे जुड़ जाता है, आरएनए पॉलीमरेज से जब जुड़ जाता है तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से जुड़ता है, और तभी क्या हो जाता है, इनिशिएशन हो जाता है। और जब इनिशिएशन हो जाएगा तो फिर आगे इलांगेशन और टर्मिनेशन होगा और आरएनए बनेगा। ये एक सामान्य बात है जो पहले से आपको पता है। अब देखिए, अभी हमने ये पढ़ा है कि अगर हमको प्रोकैरियोट में, अगर हमको प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करना है तो हमें इनिशिएशन को ही रेगुलेट करना होगा। इनिशिएशन को कैसे रेगुलेट करें, तो
सिर्फ ये सोचना है कि अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए कि आरएनए पॉलीमरेज किससे ना जुड़ पावे, प्रमोटर से ना जुड़ पावे बस। अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से नहीं जुड़ेगा तो क्या नहीं होगा, इनिशिएशन नहीं होगा, और अगर इनिशिएशन नहीं होगा तो फिर आरएनए नहीं बनेगा। और हम यही चाहते हैं। रेगुलेशन करने का मतलब है कि भाई जब मन करें तो ट्रांसक्रिप्शन होने दें, और जब मन करें तो ट्रांसक्रिप्शन ना होने दें। तो कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, आखिर क्या जुगाड़ लगाएंगे कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ ना जुड़ पावे, प्रमोटर। ठीक, अब इसके बाद का देखो जरा कॉन्सेप्ट। इसके बाद का कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि इस प्रमोटर रीजन के आगे, इस प्रमोटर रीजन के आगे और इस प्रमोटर रीजन के पीछे प्रमोटर रीजन के आगे और इस प्रमोटर रीजन के पीछे कुछ स्पेशल बेस सीक्वेंस पाए जाते हैं। ये स्पेशल बेस सीक्वेंस है और ये स्पेशल बेस सीक्वेंस है। इन स्पेशल बेस सीक्वेंस का नाम देखो क्या है, तो इसका नाम है ऑपरेटर और इसका नाम है रेगुलेटर। होता क्या है कि जो ये रेगुलेटर रीजन होता है, यहां से बनती है प्रोटीन जिसको कहते हो रेगुलेटरी प्रोटीन। इस रेगुलेटरी प्रोटीन की खास बात देखो क्या है, ये दो प्रकार की होती है। ये होती है पॉजिटिव एक्ट और ये होती है निगेटिव एक्ट। जो पॉजिटिव एक्ट होती है इसे कहते हैं एक्टिवेटर, और जो निगेटिव काम करती है इसे कहते हैं रिप्रेसर। क्या कहते हैं, रिप्रेसर। तो ये दो शब्द याद कर लीजिए। होता ये है कि जब ये रेगुलेटरी प्रोटीन, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, जब ये जा करके ये रेगुलेटरी प्रोटीन कहाँ जुड़ जाती है, ऑपरेटर से, तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर ही रेगुलेट करता है किसको, तो कहेंगे बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर। अब देखो ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि यहां से वो रेगुलेटरी प्रोटीन आई है जो पॉजिटिविटी काम करती है। तो अगर ये ऑपरेटर से जुड़ गई तो ऑपरेटर कहेगा आरएनए पॉलीमरेज आओ और प्रमोटर से जुड़ो और आरएनए बनाओ। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि निगेटिव एक्ट करने वाली प्रोटीन आके यहाँ जुड़ गई। तो अगर निगेटिव प्रोटीन यहाँ बाइंड कर गई तो ऑपरेटर तुरंत आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ नहीं जुड़ने देगा। ठीक है, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन ज्यादा काम की है। तो रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगी किससे, बाइंड टू ऑपरेटर, और जब ये ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगी, फिर से सुनते हैं, फिर से देखते हैं, कोई जल्दी नहीं, आराम से पढ़ेंगे।
ये है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता था, तब इनिशिएशन होता था, तब आरएनए बनता था। ठीक है, लेकिन हुआ ये है कि इस प्रमोटर रीजन के आगे और इस प्रमोटर रीजन के पीछे दो और रीजन पाए जाते हैं, जिनके नाम रेगुलेटर रीजन और ऑपरेटर रीजन है। रेगुलेटर रीजन बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव काम करने वाली। जो पॉजिटिव काम करती है वो एक्टिवेटर होती है, और जो नेगेटिव काम करती है वो रिप्रेसर होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव का यहाँ मतलब ये है कि जो आरएनए बनवाए वो पॉजिटिव, और जो आरएनए बनने को रोक दे वो नेगेटिव। ठीक, होता क्या है कि जब ये प्रोटीन ऑपरेटर रीजन से बाइंड करती है तो होता क्या है, ये चेंज कर देती है, ये रेगुलेट कर देती है किसको, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू प्रमोटर। कैसे कैसे, बाई अल्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रमोटर। होता क्या है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड करता है, ये ऑपरेटर रीजन इस प्रमोटर में कुछ चेंज कर देता है, और कुछ ऐसा चेंज करता है कि इसको कौन ना पहचान पावे, आरएनए पॉलीमरेज ना पहचान पावे। तो कैसे रेगुलेट करेगा, तो कहोगे ये चेंज कर देगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रमोटर। अब देखो हुआ क्या है, ये हम मान लें कि रिप्रेसर प्रोटीन आके यहाँ जुड़ गई है। तो अगर रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ आके जुड़ गई, रिप्रेसर प्रोटीन आके यहाँ जुड़ गई, तो फिर क्या होगा, तो देखो क्या होगा, ये तुरंत प्रिवेंट कर देंगे क्या, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू तो आंसर देंगे प्रमोटर। और अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से नहीं जुड़ पाया तो फिर क्या नहीं होगा, तो नो नो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। ये जितना कुछ यहाँ लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर समझ लेते हैं। ये बेटा डीएनए है, और डीएनए का वो रीजन जिससे आरएनए बनता है उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कुल 3 हिस्से होते हैं, एक का नाम प्रमोटर, एक का नाम स्ट्रक्चरल, एक का नाम टर्मिनेटर। ठीक है, प्रमोटर वो हिस्सा होता है जहां आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। हाँ, वो अलग बात है कि इसमें मदद कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। अगर आप चाहते हो कि जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करो, मतलब आरएनए के बनने को रेगुलेट करो, तो क्या करो, आप इनिशिएशन को रेगुलेट कर लो। इनिशिएशन को रेगुलेट करने का मतलब है कभी इनिशिएशन होने देंगे और कभी इनिशिएशन नहीं होने देंगे। कैसे, जरा देखो। तो होता क्या है, इस प्रमोटर रीजन के आगे एक रीजन है और प्रमोटर रीजन के पीछे एक रीजन है। कौन सा, आगे वाले का नाम रेगुलेटर रीजन है, पीछे वाले का नाम ऑपरेटर रीजन है। रेगुलेटर रीजन से बनती है प्रोटीन, उनका नाम होता है रेगुलेटरी प्रोटीन, और वो 2 कैटेगरी की होती है, एक होती है पॉजिटिव, एक होती है निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो ये इसको एक्टिवेटर कहते हैं, और अगर निगेटिव है तो इसको रिप्रेसर कहते हैं। होता क्या है कि जब ये प्रोटीन जा करके यहाँ जुड़ती हैं तो क्या रेगुलेट हो जाता है, कहोगे बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद प्रमोटर। रेगुलेट होने का मतलब 2 ही है, या तो जुड़ने देंगे या तो जुड़ने नहीं देंगे। कैसे, देखो, अगर एक्टिवेटर आके यहाँ जुड़ गई तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ेगा और इनिशिएशन होगा। और अगर रिप्रेसर आके यहाँ जुड़ गई,
अगर रिप्रेसर यहाँ आके जुड़ गई तो देखो क्या होगा, ये तुरंत क्या करेंगे, प्रिवेंट कर देंगे क्या, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विद द प्रमोटर। फिर रिजल्ट क्या होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जरा देख लेते हैं एनसीईआरटी में। इन प्रोकैरियोट क्या लिखा है, कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन ही प्रीडोमिनेंट साइट है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। किसी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज कहाँ होती है, प्रमोटर पर। इसी को क्या करना है, रेगुलेट करना है। कैसे, बाय इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद क्या, प्रमोटर, जो क्या चेंज कर देगी, विच अफेक्ट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज क्या, स्टार्टर साइट। आरएनए पॉलीमरेज स्टार्टर साइट को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा या कर पाएगा। रेगुलेटरी प्रोटीन दोनों प्रकार की, पॉजिटिवली मतलब एक्टिवेटर और निगेटिवली का मतलब रिप्रेसर होती है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रमोटर रीजन इन प्रोकैरियोटिक डीएनए इज मेनली केसेज, ज्यादातर केस में रेगुलेट की जाती है। कैसे, इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन विद किससे, ऑपरेटर। ऑपरेटर रीजन कहाँ पाया जाता है, एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट। और इन मोस्ट ओपेरान, अभी हमने आपको ओपेरान नहीं बताया है, अभी बताएंगे ओपेरान क्या होता है। इन मोस्ट ओपेरान एंड इन मोस्ट केसेज, ज्यादातर ओपेरान में, ज्यादातर केसेज में क्या होता है, क्या होता है, जो सीक्वेंस है किसका, ऑपरेटर का, वो बाइंड करता है किससे, रिप्रेसर प्रोटीन। तो ज्यादातर केस में किससे बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि ओपेरान क्या होता है। तो जितने भी ओपेरान होते हैं, जितने भी ओपेरान होते हैं, उनका स्पेसिफिक क्या होता है, ऑपरेटर रीजन होता है, और उनका स्पेसिफिक क्या होता है, रिप्रेसर रीजन होता है। अभी हम ओपेरान पढ़ाएंगे, परेशान न होइएगा। ईच ओपेरान का स्पेसिफिक क्या होता है, ऑपरेटर, और स्पेसिफिक ही क्या होता है, रिप्रेसर। जैसे जैसे लैक ओपेरान, जैसे लैक ओपेरान का क्या होता है, तो कहोगे स्पेसिफिक ऑपरेटर जिसका नाम लैक ऑपरेटर, और स्पेसिफिक रिप्रेसर जिसका नाम लैक रिप्रेसर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन मोस्ट ऑफ ओपेरान एंड इन मोस्ट ऑफ केसेज, ऑपरेटर किससे बाइंड करता है, तो कहोगे रिप्रेसर से बाइंड करता है। एक क्वेश्चन। दूसरा, प्रत्येक ओपेरान का स्पेसिफिक क्या होता है, ऑपरेटर, और स्पेसिफिक ही क्या होता है, रिप्रेसर। जैसे लैक ओपेरान, अब ये लैक ओपेरान क्या है अभी आपको बताएंगे। जैसे लैक ओपेरान का स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रमोटर, सॉरी, लैक ओपेरान का स्पेसिफिक ऑपरेटर होगा जिसका नाम लैक ऑपरेटर होगा, और लैक ओपेरान का स्पेसिफिक रिप्रेसर होगा जिसका नाम लैक रिप्रेसर होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ओपेरान कि ओपेरान क्या होता है। ठीक है, ओपेरान पढ़ेंगे और फिर लैक ओपेरान भी पढ़ लेंगे। अब हम लोग ओपेरान भी देखेंगे और फिर लैक ओपेरान देखेंगे। तो पहले एक रटने वाला जरा सवाल देख लीजिए। रटने वाला सवाल है कि ओपेरान या लैक ओपेरान किसने सबसे पहले एक्सप्लेन किया, किसने बताया। तो याद रखिएगा, एक नाम है फ्रांसिस जैकब, एक नाम है जैक मोनार्ड। अगर आधा आधा नाम बताएं तो जैकब एंड मोनार्ड का ये काम है। ठीक है, ओपेरान बताना। दूसरा, इसमें से जो जैकब हैं वो जेनेटिकिस्ट हैं, जबकि जो जैक मोनार्ड हैं वो बायो केमिस्ट हैं। ये रटने वाला सवाल है। सिर्फ ये दो बातें समझनी है कि ओपेरान किसको कहते हैं और लैक ओपेरान किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखो,
प्रोकैरियोट में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, प्रोकैरियोट में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किस लेवल पर होता है? तो पता ही है क्या, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन के लेवल पर होता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का जो सिस्टम है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का जो सिस्टम है, उसी सिस्टम को कहते हैं ओपेरॉन। अब ये कौन सी चीज है वो देखो। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जैसे मान लेते हैं कि ये डीएनए है और डीएनए में स्ट्रक्चरल जीन है। मान लेते हैं कि ये जेड है, ये वाई है, ये ए है। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है और इस स्ट्रक्चरल जीन के आगे, इस स्ट्रक्चरल जीन के आगे अब देखिएगा, ये बेटा क्या है? ये है प्रमोटर, ठीक है। ये क्या है? ऑपरेटर। और ये क्या है? रेगुलेटर। काम की बात देखिए। और ये क्या है? ये है 1, ये है 2 और ये है 3। क्या? स्ट्रक्चरल जीन। जैकब एंड मोनार्ड कहते हैं कि जब कई स्ट्रक्चरल जीन या मेनी स्ट्रक्चरल जीन, ये कैसा होता है? ये होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। याद है? प्रोकैरियोट में कैसा होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन। ये सिस्टान अलग है, ये सिस्टान अलग है, ये सिस्टान अलग है। जैकब एंड मोनार्ड कहते हैं कि जब पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन मतलब कई सिस्टान किसी एक कॉमन प्रमोटर के द्वारा और कॉमन रेगुलेटर या ऑपरेटर के द्वारा ही रेगुलेट किए जाएं, मतलब एक ही प्रमोटर इसके लिए है, एक ही प्रमोटर इसके लिए है और वही प्रमोटर इसके लिए है। जब कभी पॉलीसिस्टॉनिक स्ट्रक्चरल जीन कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेट किया जाए तो उसी कंडीशन को कहते हैं क्या? ओपेरॉन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेट बाय किसके द्वारा? कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटर। एक ही प्रमोटर और एक ही रेगुलेटर से तीनों स्ट्रक्चरल जीन रेगुलेट हो गए, इसी कंडीशन को कहते हैं ओपेरॉन। ठीक है। अब सवाल यह है कि ओपेरॉन कई प्रकार का होता है। देखिए, अगर हम ओपेरॉन की बात करें तो ओपेरॉन कई प्रकार का, जैसे एक है लैक ओपेरॉन, एक है
टीआरपी ओपेरान, एक है वैल ओपेरान, एक है हिस ओपेरान। इनका अगर फुल फॉर्म लिखें तो लैक ओपेरान में क्या है, लैक्टोज है। ट्रिप ओपेरान में क्या है, ट्रिप्टोफान है। ये वैलीन है और ये हिस्टीडीन है। अब याद रखिएगा, ओपेरान का जो नेम है, ओपेरान का जो नेम है, उस नेम में जो शब्द लगा है वो, या देखो ये लैक्टोज लगा है, यहाँ ट्रिप्टोफान लगा है, यहाँ वैलीन लगा है, यहाँ हिस्टीडीन लगा है। ये या तो क्या होता है, सबस्ट्रेट, और या तो क्या होता है, प्रोडक्ट। लैक ओपेरान या कोई भी ओपेरान की हम बात कर लें, किसी ओपेरान से जो इंजाइम बनेंगे उससे जो भी मेटाबॉलिज्म होगी, उस मेटाबॉलिज्म में जो सबस्ट्रेट होगा या तो उसके नाम से ओपेरान का नाम रख दोगे, या तो जो प्रोडक्ट होगा उसके नाम से। जैसे लैक ओपेरान में जो लैक्टोज है ये क्या है, ये सबस्ट्रेट है, लेकिन टीआरपी ओपेरान में जो ट्रिप्टोफान है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो जो नाम है वो या तो सबस्ट्रेट का होगा या तो प्रोडक्ट के नाम से होगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के नाम या प्रोडक्ट के नाम के हिसाब से ओपेरान का नाम होगा। जैसे अगर हम कहेंगे लैक ओपेरान तो उसमें सबस्ट्रेट कौन होगा, लैक्टोज होगा। ठीक है, तो अब हमको डिटेल में पढ़ना है क्या, लैक ओपेरान। जैसे हम लैक ओपेरान कहेंगे वैसे प्रमोटर का नाम लैक प्रमोटर हो जाएगा, ऑपरेटर का नाम लैक ऑपरेटर हो जाएगा, और रेगुलेटर का नाम लैक रेगुलेटर हो जाएगा। तो देखो लैक ओपेरान, अब हम लोग लैक ओपेरान पढ़ेंगे। लैक ओपेरान, ये देखो सिस्टम क्या है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रक्चरल जीन है डीएनए, और इसकी स्थिति ये है कि ये है जेड जीन, ये है वाई जीन, और ये है ए जीन। ठीक है, इस जेड वाई ए का ये है प्रमोटर। ठीक है, ये जो हिस्सा है यहां से यहां तक, और ये जो हिस्सा है ये जो हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है, और ये जो हिस्सा, ये तीन हिस्से हैं। सबके नाम लिख लेते हैं। सबके नाम ये हैं कि जो ये है रेगुलेटर, ये है प्रमोटर, और ये है ऑपरेटर। ठीक है, बस ये है कि ये भाई हो जाएगा लैक रेगुलेटर, ये हो जाएगा लैक प्रमोटर, ये हो जाएगा लैक ऑपरेटर। ठीक, बस इस रेगुलेटर जीन का नाम अब बदल गया है, इसका नाम हो जाएगा आई जीन, और आई जीन का फुल फॉर्म हो जाएगा इनहिबिटरी जीन। यहां से जो प्रोटीन बनेगी उसका नाम होगा इनहिबिटरी प्रोटीन, और इसी इनहिबिटरी प्रोटीन का दूसरा नाम है रिप्रेसर। क्या नाम है, रिप्रेसर। सिस्टम ये है कि जो ये रिप्रेसर है, ठीक है, ये रिप्रेसर क्या करता है,
ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके किससे जुड़ जाएगी, ऑपरेटर से जुड़ जाएगी। तो ऑपरेटर क्या कर देगा, ऑपरेटर आरएनए पॉलीमरेज को किससे नहीं जुड़ने देगा, किससे नहीं जुड़ने देगा, प्रमोटर से। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से नहीं जुड़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन नहीं होगा। तो अगर रिप्रेसर है, रिप्रेसर काम कर रहा है, आई जीन काम कर रहा है, तो आई जीन से बनेगा रिप्रेसर, जाएगा प्रमोटर, और इस केस में जेड जीन, वाई जीन और ए जीन से ना तो आरएनए बनेगा, ना तो प्रोटीन बनेगा, ना तो एंजाइम बनेगा। ठीक, लेकिन दूसरी विकल्प देखो, दूसरा विकल्प ये है कि हो सकता है रिप्रेसर यहाँ बाइंड ना करे। अब रिप्रेसर कब नहीं बाइंड करेगा वो देखो। तो एक चीज होती है इंड्यूसर, एक चीज होती है इंड्यूसर। देखो बेटा, इंड्यूसर, और इंड्यूसर के नाम पर पाया जाता है लैक्टोज। अगर ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर से जुड़ जाए, अगर ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर से जुड़ जाए तो हो जाएगा इनएक्टिव रिप्रेसर। और अगर रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, अगर रिप्रेसर क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, तो ये किससे बाइंड नहीं करेगा, नॉट बाइंड टू क्या, ऑपरेटर। तो अगर ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, तो इसका रिजल्ट देखो क्या होगा। इसका रिजल्ट होगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किससे बाइंड कर जाएगा, बाइंड टू प्रमोटर। और अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड कर गया तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। और अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो फिर उसके बाद आरएनए बनेगा, और उसके बाद फिर प्रोटीन भी बनेगी, और प्रोटीन बनेंगी तो फिर एंजाइम भी बनेंगे। तो सिस्टम समझ लो, ये जो रिप्रेसर है ये बाइंड करता है किससे, बाइंड करता है ऑपरेटर से। और अगर ये ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड करेगा, नॉट बाइंड टू प्रमोटर। और अगर प्रमोटर से बाइंड नहीं हुआ तो नो ट्रांसक्रिप्शन, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं तो नो प्रोटीन और नो एंजाइम। हमारे पास केवल दो ऑप्शन है। देखो, एक ऑप्शन ये है कि ये रिप्रेसर जाए और कहाँ जुड़ जाए, ये रिप्रेसर जाए और कहाँ जुड़ जाए, तो रिप्रेसर जा करके बाइंड हो जाए ऑपरेटर से। तो अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो क्या होगा, तो आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड करेगा प्रमोटर से। और अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड नहीं किया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, एंजाइम नहीं बनेंगे। लेकिन दूसरा विकल्प है कि अगर कोई इंड्यूसर आ जाए और वो इस रिप्रेसर से बाइंड कर जाए और रिप्रेसर को क्या कर दे, इनएक्टिव, तो जैसे ये इनएक्टिव होगा ये किससे नहीं बाइंड करेगा, ऑपरेटर से। तो अगर ये ऑपरेटर से नहीं बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल जाएगा, किससे जुड़ जाएगा, प्रमोटर से। और जैसे ही प्रमोटर से जुड़ जाएगा वैसे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगी, प्रोटीन बनेगी और फिर एंजाइम बनेगा। तो एंजाइम जब बनेंगे तो देखो, जब जेड जीन काम करेगा, जब वाई जीन काम करेगा
और जब ए जीन काम करेगा तो कौन से एंजाइम बनेंगे? तो एंजाइम का हाल देखो, इससे बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इससे बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई से बनेगा परमीएज और इससे बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज। ये नाम याद होना चाहिए, नाम ये याद होना चाहिए कि जेड जीन से क्या बनेगा, वाई जीन से क्या बनेगा और ए जीन से क्या बनेगा। बनेगा तो बाद की बात है, बनेगा तो तब जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ेगा। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ जुड़ा तब तो जेड से ये बनेगा, वाई से ये बनेगा, इससे ये बनेगा। लेकिन अगर ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ नहीं जुड़ा तो क्या होगा? तो फिर ना तो ये बनेगा, ना तो ये बनेगा, ना तो ये बनेगा। ठीक, तो मोटी मोटी बात आपके दिमाग में आ गई होगी, हम उम्मीद करते हैं कि किसी लैक ओपेरान में क्या क्या है। तो लैक ओपेरान में 3 स्ट्रक्चरल जीन है। कौन से? जेड जीन, वाई जीन, ए जीन। एक है प्रमोटर, एक है ऑपरेटर और एक है रेगुलेटर। इसका जो रेगुलेटर है उसका नाम क्या है? आई जीन या इनहिबिटरी जीन। काम क्या है? इनहिबिटरी प्रोटीन। नाम क्या है? रिप्रेसर। रिप्रेसर बाइंड किससे करता है? ऑपरेटर से। उससे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा प्रमोटर से, तो ना ट्रांसक्रिप्शन, ना प्रोटीन, ना एंजाइम। ठीक है, लेकिन दूसरी स्थिति ये है, दूसरी स्थिति है कि अगर इंड्यूसर है तो इंड्यूसर इससे जुड़ जाएगा, ये इनएक्टिव कर देगा। और अगर इनएक्टिव कर देगा तो ये कहाँ नहीं जुड़ पाएगा? प्रमोटर से। और अगर ये प्रमोटर से, सॉरी, रिप्रेसर किससे नहीं जुड़ पाएगा? ऑपरेटर से। और अगर ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद फिर क्या होगा? प्रोटीन बनेगी, एंजाइम बनेगा। ठीक है, तो जरा 2 ऑप्शन देख लेते हैं। लैक ओपेरान में क्या क्या है? तो लैक ओपेरान में है 3 स्ट्रक्चरल जीन। कौन से? तो नाम होने चाहिए जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। इसके अलावा क्या पाया जाता है? एक होता है रेगुलेटरी जीन, जिसका नाम क्या है? तो कहोगे आई जीन। और क्या पाया जाता है? एक होता है प्रमोटर और एक ही होता है क्या? ऑपरेटर। ठीक है, इस प्रमोटर को कहते हो लैक प्रमोटर और इस ऑपरेटर को कहते हो लैक ऑपरेटर। ठीक है, और सबके काम भी क्लियर हैं। जेड जीन से क्या बनेगा? तो कहेंगे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई से बनेगा क्या? परमीएज। और ए से बनेगा क्या? ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, सबके काम भी यही क्लियर कर लेते हैं। अगर हम काम की बात करें तो ये मेन एंजाइम है, मेन एंजाइम यही है। क्या करता है वो भी देख लेते हैं। तो जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये क्या करता है? यही तोड़ देता है इसको, लैक्टोज को। किसमें? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। दूसरा है परमीएज, ये क्या करता है? तो ये इंक्रीज करता है
परमिएबिलिटी ऑफ सेल फॉर लैक्टोज। होता क्या है, इधर देखिए, ये मान लेते हैं ई कोलाई है और ये मान लेते हैं लैक्टोज है। तो लैक्टोज अंदर जाएगा तभी तो ब्रेक डाउन होगा। तो लैक्टोज अंदर जाए ई कोलाई के, ये जिम्मेदारी किसकी है, परमिएज। एक पॉइंट अलग से याद रखिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ परमिएज ऑलवेज फॉर्म, हमेशा बनता रहता है। क्यों? अगर परमिएज बिल्कुल नहीं होगा तो अगर मान लेते हैं आपने न्यूट्रिएंट मीडियम में लैक्टोज मिलाया भी तो वो अंदर ही नहीं जाएगा, और अगर अंदर जाएगा नहीं तो फिर वो इंड्यूसर का काम नहीं करेगा। तो ये याद रखिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ परमिएज हमेशा बनता रहता है। तीसरा एंजाइम है ट्रांस एसिटाइलेज। इसका काम क्या है, फॉर ट्रांस एसिटाइलेशन, ये ट्रांस एसिटाइलेशन करता है। ठीक है, तो ये तो काम हो गया बीटा, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है और इसका काम क्या है। एक और क्वेश्चन देखें, लैक ओपेरान दो कंडीशन में है, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर नहीं है, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इंड्यूसर है। इंड्यूसर नहीं है तो क्या होगा, इंड्यूसर है तो क्या होगा वो देखो। तो अगर इंड्यूसर नहीं है तो जो रिप्रेसर है वो बाइंड कर जाएगा किससे, ऑपरेटर से, और उसका रिजल्ट होगा नो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये स्थिति है कि इसमें ओपेरान ऑफ हो गया। ठीक, तो ये ओपेरान ऑफ है। लेकिन अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो रिप्रेसर इनएक्टिव होगा और ये नहीं बाइंड करेगा। ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, और अगर ये बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। और अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ओपेरान है वो क्या है, वो ऑन है। तो कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा वो भी क्लियर हो गया है। अगर इंड्यूसर है तो ये ऑन होगा, और इंड्यूसर नहीं है तो ये ऑफ होगा। इंड्यूसर नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, इंड्यूसर है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। एक और क्वेश्चन है, लैक ओपेरान के केस में जो लैक्टोज है, जो लैक्टोज है ये दो काम करता है। ये सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम है, ये एंजाइम का सबस्ट्रेट भी है, लेकिन यही इंड्यूसर। ये याद रखिएगा, लैक ओपेरान में नो इंड्यूसर, इंड्यूसर नहीं है कौन, ना तो ग्लूकोज है और ना तो गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर का काम नहीं करते हैं। इंड्यूसर का काम सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, लैक्टोज ही करता है। ठीक है,
एक आखिरी क्वेश्चन, लाइकोपेरान, लाइकोपेरान में अलग से लिख लेते हैं, लाइकोपेरान में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किसके द्वारा, बाई रिप्रेसर होता है। किसके द्वारा होता है, रिप्रेसर। और इसको कहते हैं, जब रिप्रेसर के द्वारा रेगुलेशन करोगे तो इसको कहते हैं निगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, इसको निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। एक और क्वेश्चन, लाइकोपेरान बढ़िया एग्जाम्पल है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, जिसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कौन करता है, बाई सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट ही रेगुलेशन करवा रहा है कि हाँ लैक्टोज है तो एंजाइम बनवा रहा है, लैक्टोज नहीं है तो एंजाइम नहीं बन रहा है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। जरा एनसीईआरटी में इसको पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है, इल्यूसिडेशन ऑफ लाइकोपेरान इज ए रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एक जेनेटिकिस्ट जिसका नाम फ्रांसिस जैकब, एक बायोकेमिस्ट जिनका नाम जैक मोनार्ड। इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था कि ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन सिस्टम, इन्होंने ही बताया था कि जो लाइकोपेरान है इसमें लैक का मतलब लैक्टोज है। इन्होंने ही बताया कि जो पॉलीसिस्ट्रानिक स्ट्रक्चरल जीन है उसको कौन रेगुलेट करेगा, तो कहोगे कॉमन प्रमोटर एंड कॉमन रेगुलेटरी जीन। इसी अरेंजमेंट को ही कहते क्या हैं, ओपेरान कहते हैं। कुछ नाम दिए हैं जैसे लैक ओपेरान, जैसे टीआरपी ओपेरान, जैसे एरा ओपेरान, हिस ओपेरान और वेल ओपेरान। लैक ओपेरान की खास बात है कि इसमें एक पाया जाता है रेगुलेटरी जीन जिसका नाम आई जीन है, और यहाँ आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है, आई का मतलब कहाँ से आया है, इनहिबिटर। और 3 पाए जाते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जेड, वाई और ए। आई जीन की जिम्मेदारी क्या है, ये बनाएगी रिप्रेसर ऑफ द लाइकोपेरान। जेड जीन की जिम्मेदारी है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाओ, जबकि और यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज का मुख्य काम क्या है, यही हाइड्रोलिसिस करना है किसका, डाइसैकेराइड लैक्टोज का, किसमें, मोनोमर गैलेक्टोज और ग्लूकोज। वाई जीन की जिम्मेदारी है क्या बनाओ, परमिएज, जिसका काम क्या है, परमिएबिलिटी बढ़ाना है सेल की, किसकी, देखो यहाँ लिखा है बीटा गैलेक्टोसाइड्स। ये बीटा गैलेक्टोसाइड जानते हो क्या है, जिसपे बीटा गैलेक्टोसाइडेज काम करे वो बीटा गैलेक्टोसाइड है, और वो है कौन, लैक्टोज। तो लैक्टोज की जगह लिखा क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइड। और जो ए जीन है वो बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। ऑल 3 जीन, तीनों जीन के जो प्रोडक्ट हैं किसमें, लाइकोपेरान में, वो आवश्यक हैं किसके लिए, मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। इन मोस्ट ऑफ अदर ओपेरान, जीन प्रेजेंट इन द ओपेरान आर नीडेड टू टुगेदर टू फंक्शन। एक साथ काम करते हैं, जेड काम करे वाई काम ना करे तो भी कुछ काम नहीं होगा, वाई काम करे ए काम ना करे तो भी फिर काम नहीं हो पाएगा। ठीक, डायग्राम देख लेते हैं एनसीईआरटी का, सिंपल सी बात है। ये है आई जीन, यहाँ से बनेगा रिप्रेसर एमआरएनए, यहाँ से बनेगा रिप्रेसर, और रिप्रेसर जाके किससे बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर रीजन। तो क्या हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा किससे, आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा प्रमोटर से, और अगर नहीं जुड़ पाएगा तो क्या जेड और वाई और ए से आरएनए बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक, बात खत्म। इसका मतलब ये इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर है, इसका मतलब ये ऑफ कंडीशन है, ये हो गया ऑफ। दूसरा देखो, दूसरा है यहाँ से बना रिप्रेसर लेकिन आ गया इंड्यूसर। इंड्यूसर अगर इससे जुड़ जाएगा तो रिप्रेसर कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। और जैसे ये इनएक्टिव होगा ये कहाँ नहीं जुड़ पाएगा, ऑपरेटर से।
अगर ये ऑपरेटर से नहीं जुड़ेगा तो जेड से, वाई से और ए से mRNA बनेगा और सबसे प्रोटीन बनेगी। इससे बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इससे बनेगा परमिएज और इससे बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है? इसका मतलब ये कंडीशन है ऑफ और ये कंडीशन है ऑन। ओपेरान ऑन कब होगा और ओपेरान ऑफ कब होगा, ये बात याद रखिएगा। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज और यही रेगुलेट करता है, या तो स्विच ऑन करवाता है या तो स्विच ऑफ करवाता है। इसी नाते इसका नाम भी क्या पड़ गया? इंड्यूसर। इन एब्सेंस ऑफ प्रिफर्ड कार्बन सोर्स जैसे ग्लूकोज, अगर लैक्टोज प्रोवाइड है ग्रोथ मीडियम में तो लैक्टोज कहाँ चला जाएगा? सेल के अंदर। किसके द्वारा? परमिएज। ये देखो मैंने बताया था, याद रखिए, वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरान हमेशा काम करता है, थोड़ा बहुत हमेशा काम करता रहेगा, क्योंकि अगर परमिएज बिल्कुल नहीं बना तो लैक्टोज अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, लिखा है थोड़ा बहुत काम हमेशा करता रहेगा, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल। लैक्टोज अंदर जाएगा, ये इंड्यूस करेगा ओपेरान को, किस मैनर में? ऊपर लिखा हुआ है। रिप्रेसर ऑफ द ओपेरान सिंथेसाइज ऑल द टाइम, ये हमेशा बनता रहता है। ऐसे जीन जो हमेशा काम करते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिवली बनता रहता है। कहाँ से? आई जीन। रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगी किससे? ऑपरेटर से। अब जैसे ऑपरेटर से बाइंड करेगी तो ये प्रिवेंट कर देगी कि आरएनए पॉलीमरेज क्या न करने पाए? ट्रांसक्राइब करने पाए। इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, जैसे कि लैक्टोज या एलो लैक्टोज, हाँ एलो लैक्टोज भी कह सकते हैं, जो रिप्रेसर होगा वो क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। और जैसे इनएक्टिव होगा किसके द्वारा? क्योंकि इंड्यूसर उससे जुड़ गया है, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिलेगा कि ये कहाँ जुड़ सके? प्रमोटर से, और क्या हो सके? ट्रांसक्रिप्शन। देखो लिखा है रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान विजुलाइज इन ए रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस। एंजाइम की सिंथेसिस स्वयं कौन करवा रहा है? सबस्ट्रेट ही करवा रहा है। ठीक, रिमेंबर ग्लूकोज और गैलेक्टोज एनसीईआरटी में लिखा है नहीं काम करेंगे एज ए इंड्यूसर। कैन यू थिंक हाउ लॉन्ग, कब तक ओपेरान एक्सप्रेस करेगा? तो कहोगे जब तक लैक्टोज अवेलेबल होगा तब तक एक्सप्रेस करेगा। रेगुलेशन ऑफ लैक ओपेरान बाई रिप्रेसर, इसको कहते क्या है? नेगेटिव रेगुलेशन। ये कह रहा है कि लैक ओपेरान का पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है, लेकिन अभी आप लोगों के लेवल पर नहीं है कि पॉजिटिव रेगुलेशन पढ़ाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मंडे को टेस्ट है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, उससे पहले सारे लेक्चर देख डालिए, एक एक लेक्चर रिवाइज कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन लगा डालिए और हमसे डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय बच्चों।